हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम कर रहे थे सेल्फ असेसमेंट सेकेंड और ये सेक्शन डी का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ था, तो इसको हम अभी ख़त्म करेंगे। क्वेश्चन में दिया है क्वेश्चन में two identical resistors, each of resistance 10 ohm, are connected in series and parallel to onto a battery of 6 volt. Calculate the ratio of powers consumed by both resistors in the two cases. तो यहाँ पे आपको दो रेजिस्टर दिया है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है। आप इसे सीरीज में लगाते हो और पैरेलल में लगाते हो और बैटरी लगा है 6 वोल्ट का। तो हमें दोनों ही केस पे पावर को निकालना है और पावर की रेशियो भी निकालनी है। ये था हमारा क्वेश्चन। तो चलिए सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36। एक रजिस्टर 10 ओम का, दूसरा रजिस्टर 10 ओम का, पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट का, और हमें निकालना है P1 और P2, उसके बाद P1 अपॉन P2। ये तीन चीज़ें हमें निकालनी है। चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पे P1 हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R, जो पावर की फॉर्मूला होती है, दैट इज V स्क्वायर अपॉन R। सो V का स्क्वायर 6 इंटू 6 और R1 में 10। सो ये हो गया आपका 36 अपॉन में 10, दैट इज 3.6 वाट। नहीं, यहाँ पे पहले ये तो गलत हो गया, थोड़ा सा गलत हो गया। ये हमें निकालना होगा रेजिस्टेंस इन सीरीज में रेजिस्टेंस कितना है? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, दैट इज R इज इक्वल टू 10 प्लस 10, दैट इज 20 ओम। So P1 is equal to V square upon R, 6 into 6 डिवाइड में R 20, 36 अपॉन 20, और इसको हम 2 से अगर काटेंगे तो ये 18 अपॉन 10 हो जाएगा, दैट इज 1 अपॉन 8 वाट। तो ये मेरा पावर 1 निकल के आ गया सीरीज में। और पैरेलल कनेक्शन की बारी, 1 by R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2, 1 by R equal to 1 upon 10 plus 1 upon 10, 1 by R is equal to LCM 10 हो जाएगा। सो 1 plus 1 आ जाएगा ऊपर, 1 upon R is equal to 2 upon 10, 2R is equal to 10 एंड R इज इक्वल टू 10 अपॉन 2। ये हो जाएगा मेरा 5 वाट का। ठीक है। सो अभी मैं निकालूंगा P2, दैट इज V स्क्वायर अपॉन R। सो P2 V square 6 into 6 divided by R 5, that is P2 is equal to 36 upon 5। इसको अगर मैं डिवाइड कर लूँगा
ये आ जाएगा मेरा 7.2 वाट। तो मुझे P1 मिल गया 1.8 वाट और P2 मिल गया 7.2 वाट का। अब दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा? 1.8 अपॉन में 7.2 वाट का। तो ये हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर। अब यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, लिस्ट 2 फैक्टर्स ऑन व्हिच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। रेजिस्टेंस कंडक्टर का कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है? तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, and resistance also depends upon कंडक्टर, कंडक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सी नंबर का, राइट ए डिफरेंस बिटवीन एमीटर एंड वोल्ट मीटर। तो आप यहाँ पे एमीटर और वोल्ट मीटर का डिफरेंस पूछा है। एमीटर मेजर करंट, वोल्ट मीटर मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। एमीटर connected in series, voltmeter connected in parallel. It has less resistance and it has high resistance. तो ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन एमीटर एंड वोल्टमीटर। अब हम कंटिन्यू करेंगे सेल्फ असेसमेंट पेपर 3। सेल्फ असेसमेंट पेपर 3 स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, डिफाइन द टर्म प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? देखो, सेल्फ असेसमेंट 3 क्वेश्चन नंबर 1। अब ये कोई मान लीजिए कॉनकेव मिरर है, मिरर का सेंटर पोल, और ये स्फीयर को अगर मैं ऐसे कंटिन्यू करूंगा तो ये स्फीयर का सेंटर हो जाएगा सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी और पी को अगर मैं ज्वाइन करूंगा मुझे ये लाइन मिलेगी। दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 2 और में भी एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज
फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में मैग्निफिकेशन कैसे होता है, ये क्वेश्चन हमें पूछा है। मैग्निफिकेशन इन प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में कैसे मैग्निफिकेशन होता है। तो यहाँ पे जो प्लेन मिरर होता है उसमें हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दोनों सेम रहेंगे, बिल्कुल ही सेम। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, मैग्निफिकेशन m इक्वल टू HI अपॉन HO इक्वल टू 1। ठीक है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 1, हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द कंपोनेंट ऑफ व्हाइट लाइट दैट डेविएट्स द लीस्ट एंड द मोस्ट व्हाइल पासिंग थ्रू ए प्रिज्म। कोई प्रिज्म है, क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज ए प्रिज्म। अब जो व्हाइट लाइट है वो इसे पास कर रही है, दिस इज इंसिडेंट रे। यहाँ पे बेंड हुआ, रिफ्रैक्ट किया, रिफ्रैक्टेड रे R, और यहीं से एमर्ज किया, एमर्ज। जो 7 कलर्स होते हैं वो ऐसे यहाँ से एमर्ज करते हैं, और जो सबसे ज़्यादा बेंड होता है वो होता है वायलेट, और जो सबसे कम बेंड होता है वो होता है रेड। ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज मीन्ड बाय हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होता है, तो ध्यान से देखेंगे। अगर कोई सॉल्ट के पास वाटर है, उसी सॉल्ट को हम कहेंगे हाइड्रेटेड सॉल्ट। सॉल्ट दैट कंटेन्स वाटर, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट जिसको हम वॉशिंग सोडा कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, नहीं इसको जिप्सम कहते हैं, जिप्सम, और इसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, इसे वॉशिंग सोडा कहते हैं। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट जिसे हम ब्लू विट्रियोल कहते हैं। ठीक है, सो दीज सॉल्ट्स आर कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, नेम ए नॉन मेटल व्हिच इज लस्टरस एंड ए मेटल व्हिच इज नॉन लस्टरस। हम जानते हैं जो मेटल होता है वो ज़्यादातर लस्टरस होता है, लेकिन हमें यहाँ पर एक ऐसा मेटल को लिखना है जो नॉन लस्टरस हो, मतलब जो शाइन नहीं करता, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लेड। और यहाँ पे हमें एक ऐसा नॉन मेटल को लिखना है जो शाइन करता हो, एंड दैट इज आयोडीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है, देखिए ध्यान से, क्या होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। हम जानते हैं जो मेटल ऑक्साइड होता है उसका जो नेचर होता है वो होता है बेसिक नेचर का, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड होते हैं जिनकी नेचर बेसिक होती है और एसिडिक भी होती है। जिनकी नेचर बेसिक होती है
और एसिडिक भी होती है। ठीक है, जैसे कि आपका जिंक ऑक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स होते हैं मेटल ऑक्साइड के, जिन्हें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। इन दोनों की नेचर एसिडिक भी है और बेसिक भी है। और भी होते हैं इंडियम, गैलियम, ये भी कुछ हैं जिन्हें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं, क्योंकि इनकी नेचर एसिडिक है और बेसिक भी होती है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नो टू इंडिविजुअल्स आर एब्सोल्युटली अलाइक इन पॉपुलेशन, व्हाई? बढ़िया सा क्वेश्चन है, ब्रेनस्टॉर्म करने वाली क्वेश्चन। तो यहां पे क्वेश्चन में पूछा है हमसे, मान लीजिए ये एक पर्सन है और ये दूसरा पर्सन है, इसका नाम है ए और इसका नाम है बी। ये दोनों सेम नहीं दिखते, बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, आपके गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे स्पर्म एंड ओवा, गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो स्पर्म के पास कुछ कैरेक्टर्स होते हैं और ओवा के पास भी कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। जब ये दोनों इंटरैक्ट करते हैं तो यहां पर क्या होता है, ये दोनों कैरेक्टर में से कोई एक कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है और दूसरा हिडन रहता है, छिप जाता है, हिडन रहता है। तो जिससे क्या होता है, वेरिएशन होता है। आपको कोई बिल्कुल ही दूसरा कैरेक्टर देखने को मिलेगा, या फिर एवोल्यूशन भी होता है इसके चलते। तो वेरिएशन हुआ, एवोल्यूशन भी हुआ, तो जिसके कारण दो लोग बिल्कुल एक तरह के नहीं दिखते। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, what happens to the resistance of a conductor when its area of cross section is increased? कोई कंडक्टर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर बढ़ गया तो रेजिस्टेंस क्या होगा? चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मतलब रेजिस्टेंस अगर बढ़ा तो लेंथ भी बढ़ जाएगा। अगर रेजिस्टेंस घटेगा तो लेंथ भी घट जाएगा। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर रेजिस्टेंस आपका बढ़ रहा है तो एरिया को कम होना पड़ेगा। अगर रेजिस्टेंस घट रहा है तो एरिया को ज़्यादा होना पड़ेगा। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टेंस एंड एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, कॉमन सॉल्ट बिसाइड्स बीइंग यूज्ड इन किचन कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग व्हाट? कॉमन सॉल्ट दैट इज सोडियम क्लोराइड, इसको आज ए रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं कहाँ पे? वॉशिंग सोडा प्रिपरेशन में, बेकिंग सोडा प्रिपरेशन में, ब्लीचिंग पाउडर प्रिपरेशन में, या फिर स्लेक्ड लाइम के प्रिपरेशन में। सो यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4। ऑप्शन नंबर नहीं 1, 3, 4 नहीं होगा। स्लेक्ड लाइम तो होता है बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के प्रिपरेशन में यूज नहीं होता। 1, 2, 3 होगा, तो 1, 2 है, 1, 3 है, 1, 2, 4 है, 1, 3, 4 है, 1, 2, 3 नहीं है, लेकिन जो आंसर होगा वो 1 होगा
2 होगा और 3 होगा, ये ऑप्शन में नहीं है। तो ऐसा क्यों है, चलिए देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता रहे। तो पहले दिया था वॉशिंग सोडा। देखो वॉशिंग सोडा कैसे बनता है, सॉल्ट H2O प्लस CO2 प्लस NH3। तो यहाँ पे हमें मिलता है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अमोनियम क्लोराइड मिलता है। और ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, अगर इससे हम हीट करेंगे तो ये देगा सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2। अब ये जो सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो तो ये बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट प्लस 10H2O। दिस इज वॉशिंग सोडा। तो ऑप्शन 1 सेटिस्फाई। ऑप्शन 2 में था ब्लीचिंग पाउडर। अब देखिए ब्लीचिंग पाउडर का क्या हाल है। ऑप्शन 2 सॉल्ट वाटर, इसके थ्रू जैसे ही आपका इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट होगा, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिक करंट। जैसे ही सॉल्ट वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा तो ये बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस। और ये जो क्लोरीन गैस होता है ये पास करेगा थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बनाएगा ब्लीचिंग पाउडर विथ वाटर। तो ये भी सेटिस्फाई हो गया, ये भी सेटिस्फाई हो गया। तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। तो यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर के केस में भी सॉल्ट हमारी बहुत हेल्प करता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 पे जाएंगे, बेकिंग सोडा। देखो बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3। तो यहाँ पे मिलता है हमें सोडियम कार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड। दिस इज बेकिंग सोडा। ऑप्शन नंबर 4 में था स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो सिंपल कैल्शियम ऑक्साइड को अगर आप पानी में मिलाते हो तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है। तो इसमें सॉल्ट का कोई रोल नहीं नजर आता मुझे। तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन में नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। Question number 8. Which of the following is true when HCl gas is passed through water? अब HCl गैस जो है अगर यह पानी में पास करेगा तो क्या होगा? It ionizes in the solution. देखो HCl ये गैस है और गैसियस स्टेट में ये अपना एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाएगा। गैसियस स्टेट में एसिडिक प्रॉपर्टी ये शो नहीं कर पाएगा। तो जब ये पानी के थ्रू पास करेगा ये आयन में टूट जाएगा, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन में टूट जाएगा। दैट इज आयोनाइजेस इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तब ये अपना एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर पाएगा। ठीक है, और इट गिव्स बोथ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन देता है। जो यहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन आयन सही है, और हाइड्रोक्सिल लिखा, हाइड्रोक्सिल का मतलब OH नेगेटिव, जो ये रॉन्ग है। ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव देता है, हाइड्रोक्सिल नहीं देता, ये रॉन्ग हो गया। इट फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन इन द सॉल्यूशन, ये बिल्कुल सही।
हाइड्रोनियम आयन क्यों है, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आपको मिला। उसके बाद ये जो H पॉजिटिव मिला ये वाटर के साथ कंबाइन करेगा और आपको बना के देगा H3O पॉजिटिव, हाइड्रोनियम आयन ये बना के देगा। तो ऑप्शन नंबर 2 एंड 4 इज करेक्ट। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द बेसिक सॉल्ट फ्रॉम द सॉल्यूशन। इनमें से जो बेसिक सॉल्ट है उसे आप खोजिए, ढूंढिए बेसिक सॉल्ट, और इसका आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इज द बेसिक सॉल्ट। क्यों बेसिक सॉल्ट है, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ये उसका बेसिक पार्ट है और ये एसिडिक पार्ट है। सोडियम है तो कहाँ से आया होगा, कौन से बेस से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। एसिडिक पार्ट है, कौन से एसिड से आया होगा, कार्बोनिक एसिड से। तो यहाँ पे हमें मिला सोडियम कार्बोनेट विथ वाटर। ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक बेस है, तो जिसके चलते ये बेसिक सॉल्ट हो गया, बेसिक सॉल्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 9 से हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे हेल्दी।